हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर आप सभी के बीच प्रस्तुत हुए एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल मैं अपने चैनल पर प्रैक्टिस पेपर करा रहा हूँ बिज़नेस स्टडीज़ का, जिसमें कि अब हम बढ़ चुके हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, जिसके पार्ट 3 में आज हम डिस्कशन करने जाएंगे। और जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द क्वेश्चंस विच कैरी 4 मार्क्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। और आप जैसा कि जानते हो पेपर का सबसे वास्ट पोर्शन यही होता है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो एज ऑलवेज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स की जो कि आज के वीडियो के क्वेश्चन से कवर होने वाले हैं। मैस्लोस नीड हायरार्ची थ्योरी। तो आज के क्वेश्चंस में मैस्लो के हायरार्चिकल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो कि कंट्रोलिंग के चैप्टर से आता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सेम चैप्टर दैट इज कंट्रोलिंग, concepts of financial planning, importance of financial planning, concept of capital structure, determination of working capital requirement, factors affecting dividend decision, and then relief available to consumers। तो ये हैं कुछ टॉपिक्स जो कि आज के क्वेश्चंस में कवर अप होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है 25th नंबर क्वेश्चन। एंड एज यू ऑल नो कि हमने इसके पहले पार्ट 1 इसके पहले हमने अपने वीडियो का पार्ट 1 देखा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा हमने। फिर पार्ट नंबर 2 वीडियो देखा, जिसमें कि हमने 21 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस देखे हैं। और आज हमारा पार्ट 3 जो कि वीडियो है, जिसमें कि हम कहाँ से कहाँ देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 30 नंबर क्वेश्चंस, जो कि सारे के सारे 4 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो यह है पहला क्वेश्चन। काव्या इज वर्किंग इन अ कंपनी ऑन परमानेंट बेसिस। As per the job agreement, she had to work for 8 hours a day and was free to work overtime. तो उसे 8 घंटे काम करने हैं डेली, और साथ ही साथ वो फ्री है ओवर टाइम वर्क को करने के लिए, कि उसकी मर्जी है कि करे या ना करे। काव्या वर्कड ओवर टाइम, तो उसने ओवर टाइम किया। बट इवन आफ्टर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड पुटिंग इन हर बेस्ट एफर्ट्स, नो रिकग्निशन वॉज गिवन टू हर बाय हर बॉस। तो उसने अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से अलग हट करके ओवर टाइम भी किया, लंबे समय वर्क भी किया, अपने बेस्ट एफर्ट्स को पुट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बॉस ने इसकी खास कोई रिकग्निशन नहीं दी। ड्यू टू ओवर टाइम शी फेल इल एंड हैड टू टेक लीव फ्रॉम हर वर्क। और क्योंकि उसने ओवर टाइम काफ़ी किया, एफर्ट्स एक्स्ट्रा पुट की, जिसकी वजह से बीमार पड़ गई और उसको छुट्टियाँ लेनी पड़ी। नो वन शोड कंसर्न एंड इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ। और जैसा बताया गया, किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा, और ना ही बीमार पड़ने पर उसके हेल्थ की कोई किसी ने खबर ली। शी रियलाइज दैट शी वॉज फुलफिलिंग ओनली सम ऑफ हर नीड्स while some other needs still remain to be fulfilled। तो पूछा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ काव्या डिस्कस्ड इन द अबव पैरा बाय कोटिंग द लाइंस। तो काव्या के वो कौन से नीड्स हैं जो कि इस पैरा में बताए गए हैं, लाइन कोट करके बताने हैं। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन 2 अदर नीड्स ऑफ काव्या फॉलोड बाय द अबव नीड। जो आप पॉइंट नंबर 1 में रिकॉग्नाइज करेंगे नीड्स को, उसको फॉलो करता हुआ नेक्स्ट 2 नीड्स कौन से होंगे जो कि अब भी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो आंसर है इसका कि फॉलोइंग कोटेड लाइन डेपिक्ट्स दैट हर एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड। तो एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स इसके पूरे नहीं हो पाए हैं। और ये किस लाइन को कोट करके हम बता सकते हैं, तो ये रहा वो लाइन, नो वन शोड कंसर्न एंड इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ। तो यहाँ पर किसी ने भी उसके साथ एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस, ये सब चीज़ें शो नहीं की हैं। नाउ सेकंड जो पूछा था हमें उससे कि और कौन से उसके ऐसे नीड्स है जो सेटिस्फाइड होने बाकी है, जो इसके बाद आते हैं। द 2 अदर नीड्स विच स्टिल रिमेन टू बी सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू मैस्लोस नीड हायरार्चिकल थ्योरी आर।
तो जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पे एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स उसके पूरे नहीं हुए, और उसके बाद के दो अगले नीड जो अभी भी पूरे होने बाकी हैं। तो उनमें से पहला आता है या नेक्स्ट आता है एस्टीम नीड्स। दीज इंक्लूड्स fulfillment of needs such as self-respect, autonomy status, then recognition and attention. And next उसके बाद आता है self actualization needs, and it is the highest level of the need in the need hierarchy theory. These needs include growth, self fulfillment and achievement of goals. तो ये हो गया इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। और अब एक बार जरा, क्योंकि मैस्लो के थ्योरी के बारे में बात हो ही रही है, तो एक बार हम बेहतर तरीके से मैस्लो के इस थ्योरी को समझेंगे ताकि ये क्वेश्चन कैसे हुआ सॉल्व वो समझ में आ जाए। तो देखिए, मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक पिरामिड का इस्तेमाल ही किया है। उसका रीज़न है कि जो सबसे पहली नीड्स हमारी है फिजियोलॉजिकल नीड्स, वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो सबसे आखिरी नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो सबसे टॉप पे अचीव होता है और जो कम होता है क्वांटिटी में। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, पिरामिड का यूज़ करने का रीज़न है कि जो बेस में नीड लिखा वो सबसे पहले और सबसे कंपलसरी नीड्स में से एक है, और सबसे ज़्यादा वो सबकी ज़रूरतें होती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो नीड्स थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं, लेकिन मुश्किल होता है अचीव करना उसको। ठीक है, बाकी अब चीज़ों को ध्यान से देखिए। आप जैसे देख पा रहे हैं इस इमेज में कि इस तरफ आपको जनरल एग्जांपल्स दिखेंगे और इस तरफ ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल दिखेंगे रिलेटेड टू ऑल द 5 नीड्स। तो जैसे हम पहले नीड्स की बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो इसका एग्जांपल दो तरह का दे रखा है, फूड, वाटर, एयर, स्लीप, और यहाँ दिया पे। लेकिन ये जो बेसिक नीड्स हैं आपके, खाना, कपड़े, रहने का घर, ताज़ा हवा, पानी, है ना, ये चीज़ें किससे जनरल एग्जांपल्स में आते हैं। लेकिन जब हम पे की बात कर रहे हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं दूसरे नीड्स की, यानी कि सेफ्टी नीड्स, तो उसमें आता है नॉर्मल में सेफ्टी फ्रॉम द डेंजर, एंड देन उसके बाद आता है पेंशन प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ये सब आता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल्स के अंदर। नेक्स्ट आपका नीड्स आता है थर्ड नंबर, दैट इज सोशल नीड्स, और सोशल नीड्स के अंदर जैसे लव, अफेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस, और यही था यहाँ पर जो इस केस में डिस्क्राइब किया गया था, जो वो अचीव नहीं कर पाई। और ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल जैसे फ्रेंड्स इन द वर्क प्लेस, तो किसी ने अगर बीमार पड़ने पर उसके हालचाल नहीं लिए, किसी ने कुछ कंसर्न शो नहीं किया, दैट मीन्स उसकी फ्रेंडशिप नहीं हो पाई किसी से, या लोगों ने बिलोंगिंगनेस नहीं दिखाया उसको। चौथा नीड बताया गया है एस्टीम नीड, जिसका मतलब हुआ जनरल एग्जांपल से रिकॉग्निशन एंड स्टेटस, और ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया आपका जॉब टाइटल। ठीक है, एंड देन लास्ट जो सबसे एंड में अचीव होता है, जो बहुत रेयर ही लोग अचीव कर पाते हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उसमें आ गया अचीवमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट, और ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल में आ गया चैलेंजिंग जॉब्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू मैस्लो थ्योरी, या कहा जा सकता है मैस्लो थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, जिसके बेस पर पिछला अभी हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किया वो इसी पर बेस्ड था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जिसका पहला अल्टरनेट, a behavior study was done on total 100 employees of an organization। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के 100 एम्प्लॉयज़ पर बिहेवियर का स्टडी किया गया, जिसमें दो ग्रुप बनाए गए। ग्रुप ए, जिसमें 50 एम्प्लॉयज़ रखे गए, वर अप्रिशिएटेड बाय द मैनेजर फॉर देयर वर्क। तो उस ग्रुप के 50 लोगों को अप्रिशिएट किया मैनेजर ने उनके काम के लिए। एंड ऑल दीज एम्प्लॉयज़ वर गिवन ऑप्शन टू फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड वर पेड वेजेस एट हायर पीस रेट। तो जो ग्रुप ए में आने वाले वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर्स बनाए गए और साथ साथ उनको हायर वेज रेट प्रोवाइड किए गए। ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप बी है, जिसमें रिमेनिंग 50 एम्प्लॉयज़ हैं, वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। देयर इंक्रीमेंट्स वर स्टॉप्ड एंड दे वर पेड वेज एट द लोअर रेट। तो ग्रुप बी में जो 50 रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनके पुअर परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया, और साथ ही साथ उनका इंक्रीमेंट भी रोका गया, और उनको लो रेट से वेज प्रोवाइड किया गया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोटिवेशन हाईलाइटेड इन द अबव केस एंड टू अदर फीचर्स नॉट गिवन अबव। तो इस केस में आपको जो फीचर्स दिया गया वो आपको आइडेंटिफाई भी करना है एंड एक्सप्लेन भी करना है, और साथ साथ जो फीचर इसमें नहीं बताया गया उनमें से कोई दो फीचर्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन आता है फीचर जो कि हाईलाइट किया गया इस पैराग्राफ में, वो है कि मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मोटिवेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। जैसे हम टीचर्स बच्चों को समझाते हैं तो कई बार मोटिवेट करके समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, तो वो पॉजिटिव टाइप ऑफ मोटिवेशन हो गया।
कई बार हम बच्चों को एग्रेसिव तरीके से समझाते हैं, उनको पीटते भी, यहाँ तक कि डांटते भी हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन का मतलब होता है किसी को काम कैसे कराया जाए, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाए, सजेस्ट किया जाए, वो मोटिवेशन होता है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। Positive motivation provides positive rewards like increase in pay, promotion, recognition, etc. Negative motivation means like punishment, threatenings, stop increments, etc. तो देखिए, ये हो गया वो चीज़ जिसमें आपने काम अपने मन से किया, अच्छे से किया, जिसके बदले आपको रिवार्ड्स मिला। और ये नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया, आपको पनिशमेंट, थ्रेटनिंग, ये सब कुछ मिला, जिसके वजह से आप अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं। तो दोनों ही मोटिवेशन है। अब आता है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन नॉट हाईलाइटेड अबव। अब जो पैराग्राफ में नहीं हाईलाइट किए गए उस मोटिवेशन के फीचर्स की बात करते हैं। तो उनमें से एक है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, ठीक है, जिसके अंदर हमने मीनिंग में देखा कि लिखा है द अर्ज, ड्राइव्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग और नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स which are internal influence human behavior. For example, people may have different urges like possessing a car, flat, AC, etc. It may be noted that urges are internal to an individual. ठीक है, तो सभी का अपना अपना एक खुद की सोच हो सकती है। जैसे कि कोई चाहता है कि उसके पास कार हो, कोई फ्लैट हो चाहता है, ऐसा कोई एसी चाहता है। तो इस तरह के डिफरेंट पीपल्स के अलग अलग अपने थिंकिंग हो सकते हैं, और ये एक इंटरनल फीलिंग होती है लोगों की, ठीक है, और जो उनको मोटिवेट करता है अपने आप को आगे लेकर चलने के लिए ढंग से। दूसरा आता है मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। Motivation includes people to behave in such a manner that they can achieve their goals. For example, if a person has a strong desire to get a promotion, he will work efficiently to achieve his goal. तो इस तरह से ये दो फीचर्स ऐसे हैं जो कि हाईलाइट नहीं किए गए इस पैराग्राफ में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 का अल्टरनेट नंबर 2 है। It is the only motivation through which the managers can inspire their subordinates to give their best to the organization। ये एक स्टेटमेंट है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया डू यू एग्री, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड हो गया। एक्सप्लेन एनी 4 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो एग्री करना है कि नहीं करना है, और जो भी आपका डिसीजन होगा उसको सपोर्ट करना विथ रीज़न। तो सबसे पहली बात कि जो स्टेटमेंट कही गई उसको आपको एग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो बोला गया वो मोटिवेशन के बारे में बोला गया है। येस, वी एग्री दैट इट इज़ ओनली मोटिवेशन थ्रू विच द मैनेजर कैन इंस्पायर देयर सबऑर्डिनेट्स टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद विलियम जी स्कॉट के डेफिनेशन हम देख लें तो मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल सही बोला गया है कि मोटिवेशन के थ्रू ही मैनेजर इंस्पायर करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट एफर्ट पुट कर सके। नाउ अब हमें रीज़न देना था सपोर्ट में, तो उस रीज़न को हम बेसिकली क्या कहेंगे, फेवर लेने का मतलब हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि फेवर अगर आप किसी चीज़ का लेते हैं तो आपको इंपॉर्टेंस या एडवांटेज बताने हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की हम बात करें तो पहला उसमें आता है चेंजेस नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मोटिवेशन की वजह से क्या होता है कि अगर किसी का एटीट्यूड नेगेटिव है टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन और हिज और हर वर्क, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। Sometimes workers have indifferent or negative attitude toward work. Motivation helps to build a positive attitude toward work through suitable rewards, positive encouragement and praise for good work. तो इस तरीके से हम उनके अंदर नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी लाने की भी कोशिश कर सकते हैं। देन आता है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मोटिवेशन से लोग अपना फुल कैपेसिटी देने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है। Motivation influences the level of performance of employee, which depends not only on individual abilities but also on their willingness to achieve a higher level of performance. Motivation infuses willingness to work. In this way, motivation bridges the gap between the ability to work and willingness to work. किसी भी वर्क का कंप्लीशन जो होता है यानी 100% जो होता है वो खुद से नहीं होता है। आप हमेशा एक बात समझिएगा ध्यान से, किसी भी वर्क को जब आप करते हैं उसके अंदर जो भी एबिलिटीज़ या एफर्ट्स पुट करते हैं वो उसका 100% को अगर हम बाइफरकेट करें तो कुछ परसेंट ऐसा होगा जो आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर करते हैं, और कुछ परसेंट ऐसा होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेशन आपको मिलता है और आप उसे पूरा करते हो। चाहे वो आपके बेसिक नीड्स हो जिसकी वजह से आप मोटिवेट होते हैं, या कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हो जिसको पूरा करने के लिए आप उसे करते हैं। बट एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स मिला करके आपके उस वर्क को पूरा करने के लिए आपको बाइंड करते हैं। तो इस तरह
तरह से मोटिवेशन आपके एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है आपका हेल्प टू इंट्रोड्यूस चेंज स्मूथली। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके वजह से एम्प्लॉयज़ उसको अपोज करते हैं, उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट करना नहीं चाहते। तो उस चीज़ को अडाप्ट कराने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। Whenever some changes are brought in the organization, employees resist change. However, with proper motivation, employees can convince that the proposed changes will bring additional reward to the employee. This will help them to readily accept the changes. जैसे हमारे कोरोना समय में हमने देखा कि ऑफलाइन स्टडीज़ का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसको हमने किस तरह से छोड़ करके एक नए कल्चर को अपनाया, वो था ऑनलाइन क्लास। और हम सब ने अपनाया, अपने अपने लेवल पे अपने अपने बेस्ट एफर्ट्स को पुट करके अपनाया। ये जस्ट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन ही हो पाया, जो चाहे वो इंटरनली हो, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू हो, चाहे वो अपने मन से हो, चाहे फोर्सफुली हो, बट हमने उस चेंज को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो जैसा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मोटिवेशन मिला हमको, हमने उस चेंज को एक्सेप्ट किया, बाय मीन्स अडाप्ट किया। नेक्स्ट आता है क्रिएट सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट। तो मोटिवेशन की वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि कोऑपरेटिव नेचर पर बेस्ड होता है, यानी सपोर्टिव नेचर पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स वेरियस रिवॉर्ड्स टू देयर एम्प्लॉयज to satisfy their desired diverse needs. They offer monetary rewards, promotional opportunities, recognition of efficient work, and involvement of employees in decision making. These bring satisfaction among employees. Such satisfaction leads to cordial relationship between the employer and the employee. क्योंकि जब भी आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन कोऑर्डियल बताया जा रहा है, अगर वो ना हो, वो डिस्टर्ब रहे, तो कभी भी हमारा जो इंडस्ट्रियल पीस होता है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। और जब ये डिस्टर्ब रहता है, डिस्प्यूटेड रहता है, तो ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन ही सफ़र करता है, वो कहीं से भी अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता। नेक्स्ट आता है आपका रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपने किसी एम्प्लॉय को नौकरी पर रखा, ज्वाइन किया उसने, और उसके कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़ दिया क्योंकि उसको वहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया, और जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मोटिवेशन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड लॉयल्टी इन द सबऑर्डिनेट्स. The rate of employment or employees turnover is reduced. This results maintaining a stable workforce. The skill and experiences of employees continue to be available to be the advantage of the recognition as well as the for the employees. ठीक है, तो अब बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. पीटर इज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. आप देखेंगे कि ये पेपर के जो तीसरा हिस्सा है, ये हमारा 25वें क्वेश्चन से लेकर 30 तक, इसमें मैक्सिमम पार्ट्स में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमको कोई स्टडी या इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए ये काफ़ी क्रूशल पार्ट है आपके पूरे पेपर का. रिसेंटली ही नोटिस दैट हिज टीम कुड नॉट अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 80 यूनिट्स पर डे. 80 यूनिट पर डे का टारगेट है अचीव करने का, जो कि उसके जो टीम है वो नहीं अचीव कर पाई. इंस्टेड ऑन एन एवरेज द प्रोडक्शन टच्ड द टारगेट ऑफ ओनली 65 यूनिट्स. तो ओनली 65 यूनिट का एवरेज टारगेट को उन्होंने टच किया इंस्टेड ऑफ 80. On thorough analysis, he found out that the deviation between standards production and actual performance production is far beyond acceptable range. तो जो आपके डेविएशन है, बाई मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, उसका जो डिफरेंस यानी डेविएशन आ रहा है, वो हमारे एक्सेप्टेबल जो रेंज होते हैं उससे बहुत ही अलग या बहुत ही बियॉन्ड जा रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है. On overall analysis, he also found that there has been a marginal increase in office stationery expenses. तो उसको एनालिसिस का डेविएशन का पता लगाने से मालूम चलता है कि जो ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस है उसमें मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है. Moreover, he detected that the machine installed for the purpose of manufacturing was not able to perform at its best. Being a management expert suggests Peter how he should deal with the existing problem. तो दो प्रॉब्लम बताए हैं, उनको डील कैसे करें वो बताना है, और साथ साथ जो उनका टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है वो कैसे करें. यानी मैनेजमेंट एक्सपर्ट आप अपने आप को समझ करके पीटर को सजेस्ट करिए कि वो कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले. तो अगेन थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये. पीटर शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल व्हाइल एनालाइजिंग डेविएशंस, जिनमें पहला आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. Critical point control method helps a lot in controlling process. Control cannot be exercised at all point of an activity
as it may be time consuming and very expensive. तो हम कंट्रोल के प्रोसेस में हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम भी लेगा प्लस एक्सपेंसिव भी हो सकता है. मैनेजर्स शुड आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट दैट इज की रिजल्ट्स एरिया. तो मैनेजर्स का काम क्या होना चाहिए, वो की रिजल्ट्स एरिया को आइडेंटिफाई करे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड डेविएशन शुड बी करेक्टेड एट द अर्लीस्ट. और उनमें जो डेविएशंस होते हैं उनको जल्द से जल्द सुधार लिया जाए, अदरवाइज पूरा जो फर्म है ऑर्गेनाइजेशन है वो सफ़र करेगा. The key result areas are those areas which can affect the success of an organization. If anything goes wrong at the critical point, the deviation should be immediately analyzed and corrective action should be taken. तो ये आप सजेशन देंगे एज अ मैनेजर या मैनेजमेंट एक्सपर्ट टू पीटर. दूसरा सजेशन है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन बेस्ड ऑन द बिलीव दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग. तो ये जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आपका प्रिंसिपल है, टेक्निक है या तरीका है, वो ये बताता है कि अगर आप मैनेजमेंट करने चलते हैं हर चीज़ को तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि रिजल्ट क्या निकलेगा उसका, कंट्रोलिंग नथिंग. आप 10 जगह दौड़ भाग करेंगे तब मान चलेगा आपने एक भी काम पूरा ढंग से नहीं किया. इसीलिए आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें. 10. ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस विच गो बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट शुड बी ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द मैनेजर एंड माइनर और इनसिग्निफिकेंट डेविएशंस कैन बी इग्नोर्ड. तो जो बहुत छोटे मोटे डेविएशंस जैसे कि स्टेशनरी में बताया गया कि माइन्यूट सा या मार्जिनल सा इंक्रीज देखा गया तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसको इग्नोर करके जो बड़ी बात है जैसे मशीनरी इंस्टॉल की है वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो एक बड़ी बात है क्योंकि उसके बिना सारा का सारा प्रोडक्शन रुक जाएगा. तो उस पर वर्क करना जरूरी है, उसको सही करना जरूरी है. 10. It saves time and energy of the manager so that managers can focus attention on significant problems or matters. तो ये हो गया आपका बीइंग अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट पीटर को दिए गए सजेशंस. नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन. टू अवॉइड अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड्स के लिए क्या जरूरत होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. नेम द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस. तो कॉन्सेप्ट पहचानना है इससे और साथ साथ उसके एक्सप्लेन करने हैं इंपॉर्टेंस को. तो आंसर है इसका, कॉन्सेप्ट जो यहाँ आइडेंटिफाई हो रहा है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग. अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं. अब देखिए ध्यान से, मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा और रेड से हाईलाइट कर दिया एज हेडिंग. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था हेडिंग लिखने के हाफ मार्क्स और हेडिंग ना लिखने के हाफ मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए हेडिंग जरूर लिखें. तो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर. देन इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. Next, it helps in coordinating various business functions. Then, reduce wastage, duplication of efforts. It links present with the future. Then, it provides link between investment and financial decisions. It make measurement of actual performance easier. तो देख सकते हो आप सब ये इंपॉर्टेंस है सिंगल सिंगल स्टेटमेंट में, लेकिन मैंने रेड से हाईलाइट किए जिन चीज़ों को वो उसके हेडिंग के तौर पर हाईलाइट मैंने कर दिया है. एंड इट इज़ सजेस्टेड टू यू ऑल कि आपको जब भी आंसर्स लिखने हैं उसमें हेडिंग प्रोवाइड करें इफ़ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हेडिंग के हाफ मार्क्स होंगे और एक्सप्लेनेशन के रिमेनिंग मार्क्स. नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. उसका फर्स्ट पार्ट, Agrotech Fertilizers Limited has planned to set up plant for manufacturing urea fertilizers, which has very high market potential as there is excess demand as compared to supply. It is a capital intensive project involving an investment of rupees 2000 crore. Major portion of this investment will be in fixed capital. Financial institutions prefer to finance such a project because it is in core sector. Since market of for urea fertilizer is quite high, it is sold mostly on cash basis. तो ये हो गया आपका पूरा केस. और रिक्वायरमेंट है उसमें व्हाट इज मोस्ट डिजायरेबल डेट इक्विटी रेशियो फॉर द कंपनी. तो सिचुएशन को समझ कर को आपको बताना है कि डेट इक्विटी रेशियो सबसे बेस्ट इनके लिए क्या हो सकता है. ऑन व्हाट बेसिस शुड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज डिटरमाइंड और बी डिटरमाइंड. तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आपको कैसे पता लगाना होता है या किन चीज़ों को दिमाग में रख करके वो आपको बताना है. तो पहले एक पार्ट का आंसर, सिंस द प्रोजेक्ट इज कैपिटल इंटेंसिव द proportion ऑफ डेट शुड बी मच हायर देन इक्विटी. रेड लाइन से रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है जो मेन मुद्दा है
कि क्या प्रोपोर्शन होगा, डेट शुड बी मच हायर देन इक्विटी सिंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रिफर एडवांसिंग लोन्स फॉर सच अ प्रोजेक्ट. रेजिंग लोन्स फ्रॉम देम शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, क्योंकि डेट्स ज़्यादा होगा तो अगर उनसे लोन लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम को नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया था कि द फॉलोइंग शुड डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मीटिंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. तो अब कुछ पॉइंट्स मिलने वाले जिसके बेस पर हम तय करते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा. तो वो है टू परचेज ऑफ एंड मेंटेन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, to pay wages and salary to employees, to meet overhead expenses of power, fuel, stationery, and other items, to pay taxes, insurance premium, etc. on time, to meet marketing and general expenses, to maintain required level of inventory of finished goods, to have cash in hand at bank, to meet recurring expenses and contingencies. तो आप देख सकते हैं कि ये वो लिस्ट है उन चीज़ों का जो हमें दिमाग में रखना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि हमें अपने लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है. क्लियर हो गई बात. नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के अल्टरनेट नंबर 2 की तरफ. एज अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, Venus Limited had rupees 50 lakh as equity shares capital and a loan of rupees 20 lakh in from Neon Bank. On earning a good profit, Venus Limited decided to give dividend to the equity shareholders but was surprised when the Neon Bank imposed restrictions on the payment of dividend. तो जैसा बताया गया कि अच्छा अर्निंग हुआ है और वो चाहती है कि अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दे दे, लेकिन नियोन बैंक जो है उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते. तो आइडेंटिफाई करना आपको वो फैक्टर जो कि डिविडेंड डिसीजन दैट अलाउस नियोन बैंक टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय वीनस लिमिटेड. तो वो कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से डिविडेंड डिसीजन था जिसको कि नियोन बैंक ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है जो कि पेड करने वाली थी वीनस लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को. एंड एक्सप्लेन 3 मोर फैक्टर्स वीनस लिमिटेड हैज़ टू कंसिडर फॉर डिविडेंड डिसीजन. तो इस क्वेश्चन में एक आपके लिए अच्छा है कि अगर आपको पार्ट ए का आंसर नहीं भी आता है सही या गलत भी करते हो आप, ये ब्लैंक भी छोड़ते हो, तब भी पार्ट बी आपके हाथ में है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है कोई 3 फैक्टर्स बताइए जो कि ध्यान रखना है डिविडेंड डिसीजन के लिए. एक डायरेक्ट पोर्शन हो गया, ठीक है, तो इसमें एक इनडायरेक्ट पार्ट भी है एक डायरेक्ट पार्ट भी है. तो पहले पार्ट का आंसर होगा फैक्टर जो अफेक्ट डाल रहा है इसमें केस में वो है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स. तो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स का बेसिकली मतलब ये है कि जब आपने लोन लिया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनकी लोन की सेफ्टी कम होने लगे, उनका लोन अनसिक्योर होने लगे. इसीलिए नियोन बैंक ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि वो डिविडेंड नहीं दे सकते हैं. दूसरा आता है फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड्स, जो कि कोई 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं तो आपको 3 से ज़्यादा मैं फैक्टर्स बता देने वाला हूं. जैसे अर्निंग, द डिविडेंड इज पेड आउट फ्रॉम द प्रेजेंट एंड रिजर्व प्रॉफिट, सो देयरफॉर ग्रेटर अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट विल एंश्योर ग्रेटर डिविडेंड. तो जितना ज़्यादा अर्निंग होगा उतना ही ज़्यादा डिविडेंड बांट सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. A company having stable earning is in the position to declare more dividends and vice versa. तो अगर आपका अर्निंग ज़्यादा हुआ किसी साल रेस्ट किसी साल कम हो जाता है या किसी साल लॉस हो जाता है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड स्टेबल. स्टेबिलिटी का मतलब एक मिनिमम अमाउंट जो टच करते रहते हैं हर साल और उसके बाद उससे ज़्यादा या कम से कम उतना तो अचीव करते ही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी. तो ऐसा जहाँ होता है वहाँ डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है कंपेरिजन टू द अदर केस. ठीक है. नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. जनरली कंपनीज फॉलो द पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड पर शेयर. मतलब कि मार्केट में अगर अच्छा रेपो क्रिएट करना है तो कंपनी क्या करती हैं कि कोशिश करती है कि हर साल उसी एवरेज रेट पर डिविडेंड दिया जा सकता हो जो हमने लास्ट ईयर दिया हो. एंड इन केस अगर प्रॉफिट इस साल बहुत अच्छा हुआ है तो ज़्यादा ना देकर तब भी कम ही दें और पिछले साल के मुकाबले ही दें. कारण क्योंकि अगर आज इस साल ज़्यादा आप दे देंगे कि आपका अच्छा अर्निंग है, क्या पता नेक्स्ट ईयर आपकी अर्निंग अच्छी ना हो तो आप उससे कम दे पाएंगे तो जो आपका मार्केट में रेपो डाउन कर देगा. इसलिए आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है. It is increased only when there is a confidence that their earning potential has gone up permanently and is of large amount. नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. तो जब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं तो दैट मीन्स बिजनेस के डेवलपमेंट की बात सोच रहे हैं, तो ऐसे केस में आप डिविडेंड को कम बांट पाएंगे. कंपनीज हैविंग हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रिटेन मोर अर्निंग्स इन टू कैपिटलाइज दीज अपॉर्चुनिटीज़, while companies with no growth plans can declare more dividends. नेक्स्ट आपका आता है कैश फ्लो पोजीशन.
द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। आप डिविडेंड देते हो तो इसका मतलब कैश आपके पास से जाता है। द बेटर ऑफ कैश फ्लो पोजिशन ऑफ अ कंपनी द बेटर विल बी द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू पे डिविडेंड्स। तो ये तो क्लियर सी बात है, डायरेक्ट कनेक्शन है। ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा डिविडेंड बांटा जा सकता है या बेटर डिविडेंड बांटा जा सकता है। देन स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। शेयर प्राइसेस रिएक्ट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली एंड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिविडेंड रेस्पेक्टिवली। तो ऑलरेडी मैंने बताया डिविडेंड के बढ़ने से रेपो बढ़ता है, घटने से रेपो घट जाता है, जिसका असर डायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट में पड़ जाता है। दिस पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन शेयर्स प्राइस शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड। Next one is shareholders' preference. Generally, it is observed that retired or and middle class shareholders prefer regular and stable amount of dividend, whereas young and wealthy shareholders prefer capital gains. तो ये शेयरहोल्डर के प्रेफरेंस पर है, वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट स्कीम रखना चाहते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड दिया जा सकता हो। Next is taxation policy. If tax on dividend is higher, the companies would prefer to pay fewer dividend, whereas higher dividend may be declared if tax rate is relatively lower. तो अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लगाया जाने वाला टैक्स हायर है तो ऐसे केस में कम डिविडेंड दिया जाएगा, और अगर टैक्स का रेट कम है तो डिविडेंड ज़्यादा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज access to the capital market. Companies having easy access to the capital market may depend less on retained earnings and declare more dividends, while companies having less access to capital market will retain more and pay lower dividends. तो अगर आपका मार्केट पर पकड़ अच्छा है, आप कैपिटल मार्केट में अपनी एक्सेसिबिलिटी बनाए हुए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत खास नहीं होगी ज़्यादा डिविडेंड्स को डिक्लेयर करने में। जबकि आपका कैपिटल मार्केट में अच्छा एक्सेस नहीं है तो ऐसे केस में आप लो डिविडेंड से ही रेट देंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा प्रॉफिट रिटेन करके रखेंगे अपने फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट इज लीगल कंस्ट्रेंट्स. Certain provisions of the Companies Act place restrictions on payout of the dividend. Such provisions have to be followed while declaring dividends. तो ये थे कुछ हेडिंग्स जिसमें कि हमने डिविडेंड को डिसाइड करने या डिक्लेयर करने से रिलेटेड फैक्टर्स को समझा, और हमें सब नहीं लिखने थे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ओनली 3 वाज द रिक्वायरमेंट, बट मैंने एज मच एज पॉसिबल एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 4 रिलीफ्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स ऑन द कंप्लेंट मेड बाय देम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, बहुत डिफरेंस है बड़े बड़े राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलीफ्स। ठीक है, देखो तीनों आर हैं। पहला हम ले लेते हैं कंज्यूमर के आर यानी कि राइट्स, देन कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देन कंज्यूमर्स के रिलीफ्स। कंप्लेन करने के बाद तीनों को एक सेम चीज़ नहीं मान के चलेंगे, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है ना। राइट्स मतलब हमें जो एक्ट से प्रोवाइड होता है कि हमें किस तरह की चीज़ें या हक मिल रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो होती हैं जो बीइंग एन अवेयर कस्टमर हमें शो करना चाहिए, हम चीज़ों को लापरवाही में कैजुअली ना लेके चले। और रिलीफ जो होता है हमारे कंप्लेन देने के बाद जो हमें रिटर्न्स में एक्सेप्टेंस एज्यूम होता है, प्रपोज होता है कि फ्यूचर में ऐसा हमें मिल सकता है एज अ रिलीफ, तो वो हो गया आपका रिलीफ। तो यहाँ आपसे 4 रिलीफ्स पूछे गए हैं कंज्यूमर्स के लिए जब कंप्लेन करता है उसके बाद जो उसे मिलते हैं फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। तो रिलीफ जो कंज्यूमर्स को मिलते हैं उनमें से एक है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। तो इन केस ऑफ कंप्लेन आप करते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो उसमें एक रिलीफ ये मिल सकता है, आपको राहत मिल सकती है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपके प्रोडक्ट को डिफेक्ट जो है उसको हटाया जाए। तो इफ़ आफ्टर proper testing the product proves to be defective, then the remove its defect order can be passed by the concerned authority. ठीक है, तो अथॉरिटी ये ऑर्डर दे सकती है कि जो डिफेक्ट उसको रिमूव किया जाए। देन रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, कई बार वो रिपेयरेबल ही नहीं होता तो उसको रिटर्न ही करना होगा। ऑर्डर कैन बी पास्ड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बाय न्यू नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द सेम टाइप। तो कई बार ऐसा होता है, आजकल हम लोग अपने ऑनलाइन शॉपिंग में ये करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं अगर उसमें डैमेज या कुछ कटा फटा होता है तो हम उसको विद इन जो रिटर्निंग डेट होता है 10 डेज़ का या 15 डेज़ का, उसमें वापस करते हैं और हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है, या फिर हम फ्रेश एक ऑर्डर दे देते हैं उनको। तो दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, ये भी एक रिलीफ हुआ। नेक्स्ट आता है रिफंड ऑफ प्राइस। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमें मन ही नहीं करने का, हमें पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में हमारा मनी भी रिफंड होता है। तो ऑर्डर्स कैन बी पास टू रिफंड द प्राइस पेड बाय द कंप्लेंट फॉर द प्रोडक्ट। देन आता है आपका अवार्ड फॉर
कंपनसेशन। तो बदले में आपको कंपनसेशन मिलता है। जैसे कोई प्रोडक्ट हमने यूज़ किया, हमारी तबीयत खराब हो गई, कोई दिक्कत हो गई दूसरी, तो ऐसे केस में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई। तो if because of the negligence of the seller a consumer suffers physical or any other loss, then compensation for that loss can be demanded for. नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। और आपने जो भी गुड्स या सर्विसेज ले रखी है उसमें जो भी कमियां आ रही हैं उसको दूर करना। इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज देन ऑर्डर्स कैन बी पास्ड टू रिमूव द डेफिशिएंसी। फॉर इंस्टेंस इफ एन इंश्योरेंस कंपनी मेक्स अननेसेसरी डिले इन गिविंग फाइनल टच टू द क्लेम, under this act order can be passed to immediately finalize the claim. तो मान लीजिए जैसे सर्विस सेक्टर से एग्जांपल लिया गया कि अगर एक इंश्योरेंस कराया गया है, उसके सेटलमेंट में बहुत टाइम कंपनी ले रही है, तो ऐसे केस में वो क्लाइंट जो है, वो इंश्योर्ड जो है, वो कोर्ट में केस करता है और तो वहाँ से ऑर्डर आ सकता है कि आप इमीडिएट उसका सेटलमेंट करिए, फाइनलाइज करिए। नेक्स्ट आता है आपका डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। If complaint is filed against unfair or restricted trade practices, then under the Act, that practice can be banned with immediate effect. For instance, if any gas company makes it compulsory for a consumer to buy gas stove with the gas connection, and then this type of restrictive trade practices can be checked with immediate effect. तो आप गैस कनेक्शन लेने जाते हो, वो आपको कहता है आपको ज़बरदस्ती ही सही लेकिन गैस का एक स्टोव भी खरीदना पड़ेगा साथ में, लेकिन आप बोल रहे हो मेरे पास है तब भी आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये एक फॉल्टी अनाउंसमेंट है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती का ऐसा कराया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड अनफेयर और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन किया तो इसको बंद करने के आदेश भी होते हैं। तो ये थे आज के वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स विद प्रॉपर सजेशंस एंड एक्सप्लेनेशन, कि जो हमारे इस प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 के 4 नंबर के सारे क्वेश्चंस थे, फ्रॉम 25th नंबर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 30। तो अब इसके बाद हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा पार्ट 4 इसी प्रैक्टिस पेपर 2 का, जिसमें कि रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।